अभी पहले हम आज का लेक्चर में बेसिक इंफॉर्मेशन जो 9th की इंफॉर्मेशन थी वही ले लेंगे। बाद में एक दो लेक्चर्स हमारा ऐसे इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही होगा। बाद में हम आपके जो एक्चुअल 11 साइंस के टॉपिक है, ओके, फ्री बॉडी डायग्राम, XYZ जो न्यूमेरिकल्स है वो हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते लेक्चर्स। लॉ ऑफ मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स। पहले तो हम फोर्स की डेफिनेशन, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो फोर्स को जानना है। पता है किसी स्टूडेंट्स को फोर्स का मीनिंग क्या है? पुश और पुल। पुश और पुल, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। हम अपनी लैंग्वेज में पहले से 9th स्टैंडर्ड से वो सीखते आए। अब देखो, अभी तक जो भी चैप्टर चले, जैसे ही आपने स्ट्रेट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, यानी कि ये जो चैप्टर्स थे उसमें और इसके अंदर क्या डिफरेंट है। तो फर्स्ट देखो, उस चैप्टर में हम मोशंस जो थे उसकी इफेक्ट को मानते थे, यानी कि उसके इफेक्ट को जानते थे और उसके रिगार्डिंग स्टडी करना था। ध्यान रखो, मोशंस की वजह से क्या इफेक्ट होती है वो हमने सीखा। आज के लेक्चर्स में यानी कि इस चैप्टर्स के अंदर हम कॉज ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि ये जो चैप्टर है वो पूरा इसके रिगार्डिंग है, कॉज ऑफ मोशन। मोशन का कॉज यानी कि रीजन, क्यों मोशन जनरेट हुआ, उसके ऊपर हम काम करेंगे। क्लियर है सभी को? हाँ। ओके, समझ लो मेरे पास सामने एक बड़ा सा ये बॉक्स है, उस बॉक्स को मुझे मोशन में लाना है। अभी वो स्टेडी है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा इसके ऊपर जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा? फोर्स लगाओ। सिंपल चीज है, मैं फोर्स लगा दूंगा। जैसे ही उसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा। मीन्स व्हाट, यहाँ मोशंस क्यों जनरेट हुआ उसका कोज यानी कि फोर्स, उसके बारे में बात करेंगे। कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। तो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन से जो ऑलरेडी आपको याद ही होगी, इट इज अ पुश और पुल टाइप ऑफ द, sorry, it is a push or pull on the object which tends to change its state of motion. Why we use state of motion, change in state of motion, क्यों ऐसा वर्ड यूज किया? जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्ट स्टेडी है रेस्ट पे, उस रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको फोर्स लगाने से मोशन में ला सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में, उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद हम उसको रेस्ट पे भी ला सकते हैं। इसलिए ये वर्ड जो है वो यूज करना जरूरी है। टू चेंज इट स्टेट ऑफ मोशन, इधर स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे भी हो सकता है, इधर स्टेट ऑफ मोशन मोशन में भी हो सकता है। क्लियर है फोर्स की डेफिनेशंस? गिव मी थंब। हाँ सर। नाउ व्हाट कैन चेंज द, यानी कि अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट है वो अभी एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए काफी सारे, लेकिन मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट आपको फोर्स का फील आना जरूरी है। ओके, फोर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। तो फटाफट से जाएंगे हम फोर्स का इफेक्ट के ऊपर। तो इफेक्ट क्या होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दे तो एक चीज, तो उस ऑब्जेक्ट यदि वो रेस्ट पे है तो मोशन में आना स्टार्ट कर देंगे। समझ लो एग्जाम्पल फॉर ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था, उसको जोर से, फुटबॉल, आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं, फुटबॉल ऐसे खड़ा था, उसको जोर से लात मारी तो क्या हुआ, वो रेस्ट से मोशन में चला गया। यानी कि एक टू चेंज द रेस्ट इनटू मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में से मोशन में लाने के लिए। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ लो कार आ रही थी ऐसे, अब कोई ट्रक, बड़ा सा ट्रक, उसको जोर से यहाँ धक्का लगाया तो अब कार की डायरेक्शन क्या होगी, जा रही थी इस डायरेक्शन में। समझ लो कि नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जा रही थी, तो वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में स्टार्ट हो, यानी कि डायरेक्शन उसकी चेंज हुई। यानी कि द फोर्स कैन कॉज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते। सिमिलरली अभी मैंने समझाया कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते यदि ऑलरेडी ऑब्जेक्ट, फुटबॉल ने बॉल फेंका, सॉरी फुटबॉलर जो था उसने फुटबॉल को जोर से किक मारी, सामने क्या करेगा, कोई प्लेयर है उसको रोकेगा, तो रोकेगा इसका मीनिंग क्या हो, जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था उसको रेस्ट पे लाया।
नाउ इट चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. नाउ इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड की जगह यहाँ चेंज यूज कर लो, इजी हो जाएगा याद रखने के लिए. टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ लो एग्जाम्पल फॉर कोई बंदा था साइकिलिंग कर रहा था, बहुत धीरे धीरे साइकिलिंग कर रहा था, तो आप उसके साथ में थे, आपको उसकी स्पीड नहीं जमी, तो उसको जोर से क्या करोगे, धक्का लगाओ तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इंक्रीज हो गई. सिमिलरली डिक्रीज हो सकती है. नाउ कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जोर से हर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, राइट. रेक्टेंगल जो कोई ऐसा स्पंज या स्पंज ऐसा कुछ है रेक्टेंगल, अब मैं उसके ऊपर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दूंगा, वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर टाइप का. मीन्स व्हाट, कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो तो मोशन में आ सकता है, मोशन में हो तो रेस्ट पे आ सकता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, और उसका शेप चेंज हो सकता है. क्लियर है सभी को, ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ऐसा कुछ नया नहीं है. क्लियर हो तो आप बोल दो, हम दिखा दो तो मैं आगे बढ़ते जाऊँ. हाँ सर. गुड. हाँ अब हम बात करते हैं एरिस्टोटल्स फॉलोसी. वैसे वर्ड फॉलोसी या ऑब्जर्वेशन कुछ भी हो सकता है. एरिस्टोटल्स ने क्या किया कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं यदि कंटिन्यूअस मोशन में रखना चाहता हूं, यदि कोई ऑब्जेक्ट को मैं कंटिन्यूअस मोशन में रखना चाहता हूं, तो आई नीड टू डू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू कीप इट्स मोशन और टू कीप इट्स रेस्ट ऑफ मोशन. यानी कि ऑब्जेक्ट को उसका जो मोशन है, चाहे वो रेस्ट पे हो तो रेस्ट, मोशन में हो तो मोशन में, उसमें उसका मोशन कंटिन्यू रखना चाहता हूँ. लाइक एग्जांपल फॉर साइकिल चल रही है ऐसे समझ लो, तो यदि उस साइकिल को कंटिन्यूअस मोशन में रखना चाहता हूँ, तो आई नीड टू डू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन द इफ, एन कंटिन्यू फोर्स, नॉट सिंगल फोर्स. आई नीड टू डू एन एक्सटर्नल फोर्स, कंटिन्यूअस फोर्स, उसके ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स रखना पड़ेगा. वैसे देखो तो ये जो न्यूटन्स के लॉ हम बात करते हैं, लॉ ऑफ मोशंस, यदि आप किसी स्टूडेंट्स को ऐसे पूछे कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, तो उसका आंसर ऐसा नहीं समझना है कि न्यूटन्स का लॉ, क्योंकि न्यूटन से पहले भी काफी सारे साइंटिस्ट ने लॉ ऑफ मोशंस के बारे में बहुत सारी बात की थी, बट प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली वो लोग अनसक्सेसफुल रहे थे उसके ऑब्जर्वेशन या उसके एक्सपेरिमेंट पे. यस प्लीज, डाउट है बेटा? ओके. यानी कि हमें सीखना है. सर हाँ बोलो. સર આ લો પ્રમાણે આપણે કોઈ પણ વસ્તુને મોશનમાં રાખવી હોય તો ફોર્સ લગાવવો પડે એમ ને? यस यस यस. તો સર આપણે બરફ ઉપર બોલ મૂકી દઈએ તો રોલ થતો જ જાય ને સ્લોપ હોય તો એમાં ક્યાં ફોર્સ લગાવ્યો આપણે? ઓકે, શું કહેશું તું? બરફ ઉપર ગ્રેવિટી નો ફોર્સ આવ્યો ને. हाँ हाँ बोल बोल. बर्फ ऊपर, मैंने पहले क्वेश्चन तो समझ છે लिया. એના ઉપર આપણે બોલ મૂકી દીધો તો એ તો જાતે ને જાતે મૂવ કરશે ને આપણે ક્યાં ફોર્સ લગાવે? એટલે બરફ ઉપર આ રીતે મૂકી દેજો તો નહીં, બરફ સ્લોપ છે. સ્લોપ Slope. ઉપર હા, હવે એની ઉપર બોલ મૂકી દીધો તો આપણે ક્યાં ફોર્સ લગાવે? ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ લાગે ને નીચે. તમે આપણને એવું લાગે છે કે એની ઉપર અવાજ ફોર્સ આવ્યો નથી તો લાગતો? હું જ્યારે આન્સર બોલ્યો ત્યારે? नहीं. શું હા, બોલ્યો? હવે ચાલુ થઈ ગયું मतलब. ओके. यहाँ देखो बच्चों कि एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा रखा कि भाई ऑब्जेक्ट विदाउट एक्सटर्नल फोर्स जा रहा है, बट कीप इन माइंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑलवेज रिएक्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट. अब जब अर्थ के ऊपर बात कर रहे हो तो वो उस ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है. क्लियर है ओम? ये चीज हाँ, गैलीलियो सर. ने समझाई थी. जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ना गैलीलियो, उसने ऐसा ही कुछ तेरे जैसा ऑब्जर्वेशन किया था, भाई ऐसा मैं रख दूं. ओके, लेकिन हम बात करते बाद में, पहले इसका समझ लेते. तो एरिस्टोटल ने क्या समझाया, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कंटिन्यूअस फोर्स रखना पड़ेगा यदि उस ऑब्जेक्ट को हम कंटिन्यूअस मोशंस में रखना चाहते, कंटिन्यूअस वेलोसिटी में रखना चाहते. अब ग्राफ सॉरी जो एल्जेब्रिक यानी कि जो वर्ड है, थियरी है, वो पैम्पलेट्स में देख सकते हो. सॉरी मैं पैम्पलेट्स घर पे भूल गया था लिखना, लिखे हुए, इसलिए फोटो नहीं भेज पाया. जैसे मैं घर पे जाऊंगा तुरंत फोटो भेज दूंगा. ओके, अभी मैं क्लास में लेक्चर ले रहा हूँ इसलिए शायद 7 बजे मैं भेज दूंगा, लेकिन टेम्पररी तब तक आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना. तो कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा, इसको अकॉर्डिंग टू प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना होता है, ऐसे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स एनी फोर्स इज नेसेसरी, एनी एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी, नॉट इंटरनल. अभी मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो अब मैं आपको बाद में क्लियर करवाऊंगा, पहले खाली ध्यान रखो
any external force is required to keep the body to continue its motions, to continue its constant velocity. Got it? समझ में आ रहा है? यदि कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन में रखना चाहते हो तो यू नीड टू डू एन एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स, क्यों बाहर के फोर्स रखना चाहते. अब इंटरनल का मीनिंग क्या? चलो ये तो समझा कि सर एक्सटर्नल फोर्स के बारे में समझ आया. इंटरनल फोर्स यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर फोर्स नहीं है, लेकिन ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है बॉडी के अंदर, जब हम बात करते हैं हमारी बॉडी के, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट कर रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा. तो बॉडी के अंदर का इंटरनल फोर्स भी होता ही है, लेकिन हम उसको अभी निग्लेक्ट करेंगे. सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, तो उसका भी इंटरनल फोर्स होता है. तो काफी सारे अलग अलग केस होते हैं इंटरनल फोर्स, लेकिन हम अब इस चैप्टर्स के अंदर इंटरनल फोर्स को जनरली कम कैलकुलेशन में लेंगे. ओके, जनरली उसको निग्लेक्ट करेंगे. तो यहाँ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूस रखने के लिए. अब हाँ बोलो सर. एक्सटर्नल फोर्स का बैलेंस या अनबैलेंस? अनबैलेंस फोर्स अभी मैं समझा रहा हूँ. बैलेंस अनबैलेंस शायद अभी मैं इस नोट के अंदर, पीपीटी एक्चुअली क्या था कि नेट पे कॉपी की हुई पीपीटी थोड़ी ये, तो इसलिए एक दो टॉपिक मैंने डालना भूल गया था. ओके चलो मैं समझा ही देता हूँ, पूछा है तो. वैसे नेक्स्ट टॉपिक में समझा रहा था. देखो बैलेंस एंड अनबैलेंस, मैंने पैम्पलेट के अंदर तो टॉपिक डाला है बैलेंस अनबैलेंस, लेकिन शायद पीपीटी में रह गया. बैलेंस फोर्स यानी कि क्या? जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, इसके इस साइड में 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड में भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, इस साइड 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, सॉरी इस डायरेक्शन में, और यहाँ भी 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ. मीन्स व्हाट? वैसे देखने बैठे तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट 0 होगा. क्यों? ऑपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. खास ध्यान रखो, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन मायने रखेगा. तो यहाँ डायरेक्शन की बात करें तो ये 2 न्यूटन है. यदि उसको पॉजिटिव ले तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, इसको पॉजिटिव ले तो उसको नेगेटिव ले लेंगे, तो ओवरऑल 0 हुआ. लेकिन अनबैलेंस फोर्स यानी कि क्या? यहां से मैंने 10 न्यूटन लगाया, यहां से मैंने 5 न्यूटन लगाया, यहां से मैंने 20 न्यूटन लगाया. तो अलग अलग ऑपोजिट फोर्स है, जिसका एवरेजली देखने बैठो ये 20 और 5 का 15 हुआ, ये 10 है एंड 50 का समझ लो 40 हुआ. तो वैसे देखने बैठे तो यहाँ नेट फोर्स 0 होगा नहीं. उस टाइप का फोर्स जिसके अंदर नेट फोर्स 0 नहीं होता है उसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स. देखो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर यदि आप बैलेंस फोर्स, में फोर्स की बात करूं इस चैप्टर में तो समझ लेना अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहा हूं. जब भी मैं सिंगल वर्ड यूज करूं वही फोर्स, तो आपको समझ लेना क्या होगा कि भी सर अनबैलेंस फोर्स की ही बात करें, क्योंकि बैलेंस फोर्स से कोई भी टाइप की इफेक्ट जनरेट नहीं हो सकता. हाँ, शेप और साइज चेंज हो सकता है, लेकिन मोशन नहीं हो सकता कोई ऑब्जेक्ट के अंदर. क्लियर है सभी को बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के अंदर? हेलो, यस सर. नाउ Yes, sir. अब ये जो था ना एरिस्टोटल, उसको गैलीलियो ने रॉन्ग दिखाया. क्यों? गैलीलियो ये कहता था भाई यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर जब तक मैं फोर्स नहीं लगाऊं तब तक ऑब्जेक्ट वैसे ही ऐसे, यानी कि कोई मोशन रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूस के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा. अब गैलीलियो ने क्या बताया समझ लो, उसने कुछ इस हिसाब से कोई स्लोप लिया, पहले सिंगल स्लोप की बात कर रहा हूं. अब उसने ये बताया कि यदि स्लोप में, जैसे हम सोच रहा था कि यदि स्लोप में से कोई ऑब्जेक्ट को, अभी हम चलो ग्रेविटेशनल को साइड में रख देते, यदि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट को स्लोप के ऊपर से फेंक रहा हो, मैं फ्री फॉल करा रहा हूं, तो वो कंटिन्यूस ऐसे मोशन करता रहेगा स्ट्रेट लाइन में. दूसरा सिमिलरली ऐसा था. अभी थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं समझा पा रहा हूँ, लाइव लेक्चर है इसलिए. ओके, अदरवाइज मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता कि ये कैसे होता है. शायद 9th में शायद मेरे पास पढ़े हुए स्टूडेंट्स को शायद पता होगा, 2 बुक्स का एग्जांपल लेके मैं समझा रहा था जनरली हर बार. समझ लो मैं यहां से बॉल फेंका, तो इतनी हाइट पे जाएगा. गैलीलियो ने ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन किया, यदि समझ लो 5 मीटर की हाइट से फेंका तो यहाँ 5 मीटर तक जाएगा. यदि यहाँ 2 मीटर की हाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा
तो ये 2 मीटर तक जाएगा। यानी कि जितनी हाइट से इस साइड के स्लोप में से ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, सिमिलरली वही हाइट वो उस साइड के स्लोप के ऊपर गेन करेगा। अब ऐसा गैलीलियो ने सोचा कि यदि इस स्लोप को मैं निकाल दूं तो, यदि समझ लो स्लोप को निकाल दूं तो ऐसा था रूल्स कि भाई जितनी हाइट से फेंका उतनी हाइट पे क्या करेगा वो गेन। अब होगा क्या कि इतनी हाइट जब तक उसको नहीं मिलेगी इस स्ट्रेट मोशन में, यहां से समझ लो मैंने 2 मीटर से फेंका, तो जब तक ये 2 मीटर तक नहीं जाएगा तब तक वो कंटिन्यूस मोशन करता रहेगा, ऐसा गैलीलियो ने समझाया था। देखो ये सब कुछ रॉन्ग है, राइट एक न्यूटन ही था, और न्यूटन्स के लॉ भी बहुत पुराने हैं। अभी के लॉ थोड़े चेंज हो गए, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में अभी वो अपडेट नहीं हुए, इसलिए हमें खाली सीखना होगा न्यूटन्स के लॉ जो 200-300 साल पुराने रूल्स है। ओके, एक दो तो थोड़े अभी हम जो सीख रहे हैं फिजिक्स वो शायद 100 ईयर ओल्ड फिजिक्स सीख रहा है आपकी टेक्स्ट बुक में जो है वो। ओके, लेटेस्ट फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, क्वांटम फिजिक्स की बात करें, वो अभी टेक्स्ट बुक में बहुत कम कंटेंट दिया हुआ था। तो ऐसा तो क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से फेंकूंगा, लाइक ऐसा तो मैं क्या करूँ, घर पे एक मस्त स्लोप बना दूंगा, यहाँ मेरी ऑफिस है, बाद में क्या करूंगा इस ऑफिस को भी ऐसे स्लोप में बना दूंगा थोड़ी। अब मुझे क्या करना पड़, पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, जैसे मैं उसको 5 न्यूटन से फेंकूंगा, सॉरी 5 मीटर हाइट से बॉल को, या फिर बॉल नहीं, अब आपकी बाइसिकल या कार है, समझ लो आपकी कार है ऑब्जेक्ट की जगह, वो कार चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, तो यहाँ तक आपकी ऑफिस पे आ गए, जैसे 5 मीटर, आप ऑफिस भी आपकी क्या करनी है 5 मीटर पे रख लेंगे, तो आगे वापस रिटर्न जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कभी? प्रैक्टिकल ऐसा हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिकल ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि फ्रिक्शन ना लगे। गैलीलियो क्या हुआ रॉन्ग, क्योंकि गैलीलियो ने अपने मोशंस के अंदर, लॉ ऑफ मोशंस के अंदर फ्रिक्शन की बात ही नहीं की थी। सो दैट्स व्हाई ही फेल्ड इन दैट लॉ ऑफ मोशंस। तो गैलीलियो, एरिस्टोटल, ये दोनों अपने लॉ ऑफ मोशन में फेल हुए थे। नेक्स्ट जो सक्सेस हुआ वो है न्यूटन्स। लेकिन उससे पहले थोड़ा दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। तो फोर्स के दो मेन टाइप है, कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। कॉन्टेक्ट फोर्स यानी कि जहां आपको टच करने की जरूरत पड़े, वी नीड टू फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी कि मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ड्रैग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, नॉर्मल फोर्स, ये सारे जो फोर्सेस है वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ इसमें ड्रैग फोर्स में डाउट होगा, मुझे पता है सभी स्टूडेंट्स को। तो ड्रैग फोर्स यानी कि हम जब बाइसिकल चला, जैसे यहाँ एग्जांपल समझाया हुआ, तो बाइसिकल में सामने जो एयर आ रही है, उस एयर का जो फ्रिक्शन है उसके अगेंस्ट में जो वर्क करना होता है उसको ड्रैग फोर्स है। स्विमिंग कर रहे हैं तो स्विमिंग में जो पानी का फोर्स है वो ड्रैग फोर्स है। ऐसा जो फोर्स होता है, जिस फ्लूइडिक फोर्स होता है, फ्लूइडिक यानी कि लिक्विड और एयर का फोर्स होता है, उस फोर्स को हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब समझ लो कि पानी है, तो पानी में तो समझ लो कि फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है, पानी में फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि पानी तो क्या होता है, फ्लूइड होता है, तो उसमें भी हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें ड्रैग फोर्स लगता है। क्लियर है? तो उस फोर्स को हम ड्रैग, ये अभी डिटेल में कहीं नहीं, ये खाली एग्जांपल थ्रू समझाया हुआ है। नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में एक तो ग्रेविटेशनल, क्योंकि समझ लो कोई ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है तो वी डू नॉट नीड एनी फिजिकल कांटेक्ट, वो विदाउट फिजिकल कांटेक्ट ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ जाएगा। सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, दो मैग्नेट को फोर्स लगाने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है, ये सारे फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह, वो सारे फोर्स है नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। बोलो क्लियर है? कॉन्टेक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में एग्जांपल याद रख लेना है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होता है अभी। अब ये जो आपको फिगर दिख रही है उसमें आप क्या समझ सकते हो, बताओ, चलो ट्राई करो। जैसे कैरम में जोर से डाइस फेंका हमने, तो नीचे की जो डाइस होती है कुकरी, એ હટી જશે અને ઉપર ની પડશે नहीं। और ऊपर की एज यूजुअल रहेगी यदि आपने अच्छे से फेंका होगा तो। स्पीड में। सिमिलरली दूसरा है। तो ऐसा तो क्या हुआ, ऐसा तो क्या हुआ कि उस सारी जो ऊपर वाली कुकरी जिसके ऊपर हमने और कोई फोर्स लगाया नहीं है,
वो एज यूजुअल रहेगी। सिमिलरली जो कॉइन है वो कॉइन तो अपने आप उसमें ही रहने का ट्राई करे, लेकिन नीचे से जो वो बॉक्स के वो यानी कि क्या पेपर हट गया, वो पेपर उस कॉइन को नॉर्मल रिएक्टिव फोर्स यानी कि ऊपर का फोर्स लगाता था, तब तक वो एज यूजुअल रहा। जैसे ही वो हट गया तब उसका मेन फोकस क्या था, उसका मेन टेंडेंसी क्या था कि मैं वहां ही रहूं, लेकिन प्रॉब्लम ये था वो हवा में था, तो हवा में था इसलिए वो नीचे गिर गया। उसको हम बोलेंगे इनर्शिया। उसको हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। पता है इनर्शिया मीनिंग क्या है? ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, ऐसा कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया? Resistance to change. बॉडी रेजिस्टेंस टू चेंज। यस, दूसरा कोई? સર કોઈ બોડી ત્યાં સુધી એની જગ્યાથી હલશે નહીં જ્યાં સુધી એને અનબેલેન્સ ફોર્સ અપ્લાય નહીં થાય એના ઉપર. ओके, वेरी गुड। दूसरा कोई? अभी यदि 9th स्टैंडर्ड में मेरे पास पढ़े हो तो मैंने एक मस्त वर्ड समझाया था आपको गुजराती में, जड़ जेवो। જડ જડ ભરત. ओके, जड़ जेवो। तो इनर्शिया यानी कि जड़ जेवो। गुजराती में આપણે ઘણા મમ્મી કહેતા હોય ને કે જડ જેવો છે ચાલો, કેમ? એકવાર બસ ખાઈને બેસી ગયો, બસ પતી ગયું, પછી ઊભો જ નહીં થાય કોઈ રીતે, અને જો ઊભો છે ને કામ કરવા લાગી ગયો, એકવાર સાયકલ में 2-3 પેન્ડલ લાગી દીધું એટલે પતી ગયું, અડધો કિલોમીટર તો ચાલી જ જશે। मीन्स व्हाट कि आपका जो नेचर है, जनरली कुदरत का ऐसा नेचर है टू रजिस्टर चेंज। देखो यदि आपको आगे बढ़ना होगा तो इनर्शिया को अपोज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऐसी चीज है जो आपको कोई चेंज लाने में अपोज करती है, रजिस्ट करती है। दुनिया का लॉ है, जब भी कोई चेंज होना होता है उसका सबसे ज्यादा ऑपोजिशन होता है। तो इनर्शिया, अभी हम बात कर रहे हैं इस फिजिकली, तो फिजिक्स में ऐसा होता है इनर्शिया का मीनिंग टू रजिस्ट द चेंज, रजिस्टर चेंज ऑफ मोशन। अभी हम मोशन चैप्टर में बात करें तो खाली मोशन के क्वेश्चंस लेंगे कि यदि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे समझ लो रेस्ट पे पड़ा हुआ है, तो जब तक हम उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक वो फोर्स ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहने का ट्राई करेगा। यदि वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, दौड़ रहा है, तो वो दौड़ने का ही ट्राई करेगा, और रेस्ट पे नहीं होगा। और इसके काफी सारे एग्जांपल्स जनरली रूटीन लाइफ के अंदर होते हैं, याद हो तो। लॉ ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल બસમાં જ્યારે આપણે ઊભા હોઈએ ને यस, ત્યારે बस में आप समझ लो खड़े हो, आप खुद जड़ जैसे हो। क्यों? क्योंकि जब बस स्टार्ट होगी अचानक से तो आपकी बॉडी, आप समझ लो जड़ जैसे नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी तो इनर्शिया में इफेक्ट होगी। अब वो आपकी बॉडी क्या होगी, वही पोजीशंस पे रहने का ट्राई करेगी। प्रॉब्लम ये होगा कि पैर जो फ्रिक्शंस की वजह से बस जैसे आगे जा रही है तो पैर हमारा आगे जाने का ट्राई करेगा, लेकिन ऊपर का जो बॉडी है हमारा वो ब्रेक हो जाएगा। देखो सीट बेल्ट कार के अंदर क्यों रखी होती है, उसका बेसिक एग्जांपल लॉ ऑफ इनर्शिया है। आपकी कार कितनी भी सेफ्टी वाली क्यों ना हो, जब आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो कोई सेफ्टी आपके लिए काम की नहीं है। एयर बैग चाहे 10 भी हो, आप बच नहीं सकोगे। तो जब भी कार के अंदर बैठो, एयर बैग डाली है, और उसका यूज कब हो सकता है, जब आपने सीट बेल्ट बांधी। क्यों ऐसा होगा कि जैसे ही समझ लो कार चल रही है, जोर से ब्रेक लगाई, तो आपका बॉडी जो था वो लॉ ऑफ इनर्शिया के हिसाब से आगे जाने का ट्राई करेगा। अब आपका जो बॉडी होता है, जो समझ लो उसमें जो आपका नेक होता है, सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होने के बाद मर क्यों जाते हैं लोग, क्योंकि आपका जो नेक होता है, समझ लो आपका नेक है, वो एकदम सेंसिटिव होता है। कोई जोर से आगे से धक्का भी मारे ना, तो गले से वो आपका बॉडी अलग हो जाता है, नेक से अलग हो जाता है। यानी कि उसका जो स्पाइनल कोड, जैसे मैं बायोलॉजी का टीचर नहीं, इसलिए ज्यादा डिटेल में तो नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि यहाँ का जो स्पाइनल कोड होता है एकदम सेंसिटिव होता है, बॉडी के दूसरे पार्ट्स की हाथ यहाँ पैर के जैसे नहीं होता ये। तो क्या होगा, आपका जो बॉडी है वो तो ऐसे एज यूजुअल रहा है, नीचे बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा आगे जाने में दिक्कत होगी, लेकिन ये जो भाग वो हवा में है, आपका सिर वो आगे जाने का ट्राई करेगा। जैसे आगे जाने का ट्राई करेगा, आगे के जो बोनेट या फिर कोई भी चीज है उसके साथ टकराएगा। और आपको पता है आपके सिर को एक थोड़ा सा ही धक्का चाहिए कोई चीज के साथ लगाने के, तुरंत हेमरेज हो जाते हैं, ऐसे कोई चीज हो जाती है। यदि आपने सीट बेल्ट बांधी है तो क्या होगा बेनिफिट, वो पूरी बॉडी एज यूजुअल रहने का ट्राई करे, वो तो आगे जाने का ट्राई करेगी, लेकिन वो जो सीट बेल्ट है उसको रोक लेगा पीछे, और तुरंत, अब जैसे ही रोका उसको, तुरंत यहाँ से एयर बैग खुल जाएगी। यदि जैसे ही आपका सिर आगे जाएगा तुरंत, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उसका मैकेनिज्म ही ऐसा होता है
कि सील्ड बेल्ट से जोर से धक्का लगे और आगे बोनेट से जोर से धक्का लगे, यदि दो चीज के साथ एक साथ धक्का लगे तो तुरंत एयर बैग खुल जाती है और आप बच जाते हो। ये सारे एग्जाम्पल इनर्शिया के एग्जाम्पल है। ओके, तो इसके बेसिस पे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ सीखेंगे। क्या है, ऑलरेडी आपको पता है, जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, याद रखो यहाँ वर्ड यूज करना जरूरी है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर में अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता तब तक वो बॉडी यदि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो नथिंग बट द लॉ ऑफ इनर्शिया। वो क्या है, इनर्शिया को ही एक्सप्लेन कर रहा है। बोलो क्लियर है सभी को? तो उसका स्टेटमेंट तो आप लर्न कर सकते हो। द ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यदि इतना कठिन वर्ड याद नहीं रखता तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, लेकिन ये मेन वर्ड याद रखना जरूरी है, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको, मुझे भी पता है आपको बहुत टॉपिक को ऑलरेडी पता है। ओके, ये सारी चीज एग्जाम्पल में तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए। बस का एक एग्जाम्पल देख सकते हो, ये कोइन का भी समझाया था। ओके, और दूसरा अपना सील्ड बेल्ट का एग्जाम्पल ले सकते हो। काफी सारे एग्जाम्पल अपनी लैंग्वेज में यहाँ लिख सकते हो। जब आपको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पूछे तो पहले आपको लॉ ऑफ इनर्शिया समझाना है, बाद में लॉ लिखना है, लॉ लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख ले। 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। लिख पाओगे न्यूटन फर्स्ट लॉ? याद नहीं रखना है। यदि मैंने भी एग्जाम्पल सर समझ लो कि टेक्स्ट बुक में सॉरी या अपनी नोट्स में लिखे हुए, ऐसा जरूरी नहीं कि वो एग्जाम्पल ही लिखो, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। हाँ, एक बार एक स्कूल के अंदर एक पेपर हुआ था, इसके अंदर यहाँ एग्जाम्पल पूछे थे, गिव द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया एट रेस्ट एंड एट मोशन। यहाँ एग्जाम्पल इसके ही लिखने, लेकिन रेस्ट के अंदर कौन सा एग्जाम्पल लिखने? एक ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है और कोई चीज उसको धक्का लगाती है, वो सारे एग्जाम्पल। जैसे आप बस के अंदर बैठे हो और बस चालू हुई तो वो रेस्ट का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन मोशन में क्या होगा, ऑलरेडी बस चल रही थी, आप भी अंदर थे और बस ने स्टॉप किया, ब्रेक लगाई, तो आपका बॉडी आगे जाने का ट्राई करेगा, तो वो मोशंस का एग्जाम्पल हुआ। समझ में आ रहा है सभी को? रेस्ट और मोशंस के एग्जाम्पल थोड़े ऐसे अलग हो सकते हैं। ओके, तो आप अपने हिसाब से कोई भी, अब देखो काफी बार क्या होता है कि बस में डाल दिया और वही एग्जाम्पल, कार वाला एग्जाम्पल डाल दोगे, कोइन का एग्जाम्पल डाल दो, ओके, कैरम का एग्जाम्पल डाल दो, काफी सारे एग्जाम्पल इसके अंदर डाल सकते हो। चलो, सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कोई डाउट किसी को? એમાં જે કોઈન વાળો એક્ઝામ્પલ હતો એ ઓલામાં આવશે ને, રેસ્ટ એટ રેસ્ટ? देखो ये दोनों रेस्ट वाले एग्जाम्पल है, हाँ, दोनों रेस्ट वाले एग्जाम्पल है। मोशन के एग्जाम्पल में क्या है, भी कार है चल रही थी वो एग्जाम्पल, बस है बस चल रही थी और ब्रेक मारी और आगे आप चले गए, कार में आप आगे चले गए, ये सारे मोशंस के एग्जाम्पल। क्लियर है? फर्स्ट लॉ के एग्जाम्पल, लेकिन काफी बार ऐसा रेस्ट और मोशन वाले एग्जाम्पल अलग अलग पूछ सकती है, रेयर ऑफ रेयर केस में, लेकिन आपको पता होना चाहिए चीज। दूसरा कोई डाउट किसी को फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में कोई डाउट किसी को? नो सर। चलो, अब सेकंड लॉ सीखने से पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और वर्ड सीखना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। देखो मोमेंटम का मीनिंग क्या है? लाइक एग्जाम्पल फॉर, ये आप साइड में दिख रहा है वो भूल जाओ, अभी देखना मत, मेरे पास एक ब्लैंक सीट नहीं है। चलो मैं इसमें समझा देता हूँ मोमेंटम का, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। आपके पास बस है और एक कार है, आपका एक्सीडेंट हुआ बस के साथ और कार के साथ, बोलो कौन से केस में ज्यादा फोर्स आपके ऊपर लगेगा और इंजरी होगी? बस। पक्का? हाँ, पाकू। एनी अदर स्टूडेंट्स? सर स्पीड ऊपर वेरी करे, वेरी गुड। इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड। मास के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है,
लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि दोनों सेम स्पीड से जा रहा है। यदि उसकी स्पीड समझ लो 1 मीटर पर सेकंड की हुई और उसकी स्पीड समझ लो 200 मीटर पर सेकंड की हुई, अब बोलो तो का समझ में आ रहा है? मीन्स व्हाट, यहाँ आपने एग्जांपल लिया बस का, क्यों किसके बेसिस पे देखा आपने? मासिस के बेस पे। वो आप अपने हिसाब से भी सही हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि खाली मास डिपेंड कर रहा है, साथ में वेलोसिटी भी डिपेंड कर रही है। अब मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, खास ध्यान देना। इसका मास समझ लो 300 ग्राम है। इसका मास समझ लो, थोड़ा वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, 200 ग्राम है, सॉरी 100 ग्राम ले लेते हैं। चलो अब बोलो कौन सा ऑब्जेक्ट ज्यादा इंजर्ट करेगा, बस और कार? બસ 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 સર બસ. કેમ કે એનો कैसे? મોમેન્ટમ વધારે છે 300 into 2, हम्म. यस 300 वेरी गुड। into 20 यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि कौन सा क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव फोर्स लगा रहा है, उसकी वैल्यू आपको मिलेगी मोमेंटम से। इट इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मोमेंटम। इट्स द मास एंड वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई वी नीड टू डिटेक्ट द एरो, ओके, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है ये। समझ में आ रहा है सभी को? मास इनटू वेलोसिटी, यूनिट उसका क्या होगा? किलोग्राम, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। बोलो डायमेंशन फॉर्मूला MLT, m1 l1 t minus 1 m1 l1 t माइनस। बोलो कोई डाउट मोमेंटम में? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? मोमेंटम क्या है वो चीज। दूसरा फिजिकल दूसरा भी एक एग्जांपल है, ओके। एकदम लाइट ऑब्जेक्ट फिदर एंड दूसरा बॉल मजबूत है, दोनों को एक द सीक्रेट मूवी था, द सीक्रेट मूवी, यदि किसी ने देखा हो तो, मैंने शायद एक बार दिखाया था क्लास के अंदर। द सीक्रेट मूवी के अंदर एक चीज बताते हैं कि आप अनिल अंबानी को भी 10 माल से ऊपर से फेंको और आप खुद भी फेंको, जो लो है जो यूनिवर्सल लो है हमारे ऊपर लग रहे, वो सारे गरीब के ऊपर भी सेम लगेगा और पैसे वाले के ऊपर भी सेम लगेगा। यानी कि इट नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जो लो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? वो ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। इसका हम थोड़ा यहाँ लिंकिंग मेथड करें तो आप इस दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से यदि ऊपर से फेंक रहे हो, आपको ऐसा अभी लग रहा है कि वो जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो धीरे धीरे नीचे आएगा, लेकिन जब उसका वेट एयर रेजिस्टेंस के निग्लिजिबल्स हो गए, यानी कि एयर रेजिस्टेंस यदि उसके ऊपर नहीं लगेगा, तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से नीचे आएंगे। चेक करना हो तो कर लेना, आपके पास दो ऐसे ऑब्जेक्ट, एकदम हल्का और एक एकदम हेवी, दोनों को एक साथ ऊपर से फेंको, नीचे सेम स्पीड से ही आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? એર ની હોય વેક્યુમ માં થશે ને એવું તો સર ખાલી हर एक जगह वैक्यूम, जनरली वैक्यूम में ऐसा नहीं, वैक्यूम में तो क्या होगा बेटा, ऊपर से नीचे ही नहीं आएगा। સેમ સ્પીડે જ આવશે ને વેક્યુમ માં वैक्यूम में तो ऊपर से नीचे आएगा ही नहीं बेटा, તરતું રહે तरतू रहे ना। आप बाहर वैक्यूम में रखो तो क्या होगा, लेकिन अब यहाँ इस केस के अंदर आपको मैंने एक वर्ड यूज किया था, निग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस। ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है जिसमें एयर रेजिस्टेंस ना लगे। ऐसे दो ऑब्जेक्ट, इसमें एक लाइट और एक हेवी हो, दोनों को फेंकोगे सेम वेलोसिटी से नीचे आएगा। एक बड़ा सा हाथी भी ऊपर से सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से नीचे आता है, और छोटा सा चूहा भी ऊपर से नीचे सेम डायरेक्शन में आएगा। સર तो રીટાઈમ करना वेलोसिटी से अब दोनों सेम स्पीड से आएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा कि ये जो हेवी ऑब्जेक्ट है वो आपके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये जो लाइट ऑब्जेक्ट है वो आपके ऊपर कम फोर्स लगाएगा। क्यों? इसका रीजन, वेलोसिटी तो दोनों की सेम है, लेकिन इसका जो मास है वो इससे ज्यादा है। तो फाइनली m1 एंड v1 इज ग्रेटर देन m2 v2, यानी कि मोमेंटम ज्यादा है। यानी कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फोर्स के ऊपर। तो उसका जो यूजेस है उसके बेसिस पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ आया था। आवाज आ रही है ना? कंफर्म कर लो। हाँ हाँ सर सर આવે clear છે तो उसी के बेसिस पे न्यूटन्स का सेकंड लॉ
डिराइव हुआ था उसको लॉ ऑफ मोमेंटम इसलिए बोल रहे क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। क्या है सेकंड लॉ? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो मोमेंटम का चेंजेस हो रहा है पर्टिकुलर टाइम के साथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, the force applied on the external force applied on the object is directly proportional to the rate of change of momentum। बोलो क्लियर है? बहुत इजी है। डेल्टा पी यानी कि रेट, सॉरी चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, डेल्टा टी यानी कि रेट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। जो फोर्स लग रहा है किस, वो डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। और मोमेंटम का एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, बोलो बोलो। डी बाई डी टी ओके, लिमिट यदि ले ले तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, मास इंटू वेलोसिटी। यस, मास इंटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट टर्म है, बाहर निकल जाएगा, तो बच्चा क्या? डी बाई डी टी यानी कि डीवी बाई डी टी। बोलो डीवी बाई डी टी यानी कि Acceleration. प्रोपोर्शनलिटी दूर करोगे तो कांस्टेंट के लगेगा। km है। यदि के की वैल्यू हम अभी के इज इक्वल टू 1 ले लेते मिनिमम Mass वैल्यू, into तो फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स एफ इज इक्वल टू मा। ये स्केलर फॉर्म, सॉरी वेक्टर फॉर्म है और स्केलर फॉर्म में ये आएगा। बहुत इजी डेरिवेशन है। बोलो कोई डाउट किसी को? No. बहुत इजी है। सर हाँ बोलो। हाँ मास कांस्टेंट की तो एक बार समझाओ ना। m इंटू वी है। अब देखो कोई भी चीज का डेरिवेशन कब होता है? जब वो चीज वेरिएबल हो। अब मास क्या है? यहाँ कांस्टेंट है। जैसे एग्जांपल फॉर में ऐसा 2 का डेरिवेशन क्या होता था? 0। 0 अब लेकिन 2 के साथ कोई वेरिएबल 2x होता तो क्या करते हम? 2 को बाहर निकाल के x का डेरिवेशन 1 करते थे। पता चला? यहाँ इस केस में क्या करते थे? 2 को बाहर निकाल देते और बाद में हम क्या करते थे? dx बाई dt करते थे। तो जो जब वेरिएबल, कोई कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है, तब आपको वो कांस्टेंट मानता है और कांस्टेंट टर्म बाहर निकल जाता है। याद करो डी बाई डी टी ऑफ के एक्स वाला एग्जांपल, डेरिवेशन k इंटू डी एक्स बाई डी टी, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ मास कॉन्स्टेंट था क्योंकि मास नाइदर चेंज, सो दैट्स वाई मास बाहर निकल जाएगा। तो अंदर बचा dv बाई dt और dv बाई dt की जगह एक्सप्रेशन a आएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी दूर करो तो कांस्टेंट के की वैल्यू 1 ले ली, तो f इज इक्वल टू मा। अब यूनिट बोलो क्या हो सकता है उसका? तो ऐसा यूनिट क्या है उसका? न्यूटन। ऐसा यूनिट उसका क्या है? न्यूटन। ओके, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन। एक दूसरा भी एक यूनिट बनेगा उसका, मास का किलोग्राम और एक्सलेरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स। अब इसका सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है फोर्स का? तो न्यूटन की जो वाइफ थी ना, उसका नाम है डाइन। ओके, सही में नहीं थी लेकिन न्यूटन की वाइफ डाइन जैसी ही थी, पता है ना आपको? ओके, सच में ऐसी ही थी। यदि उसकी वाइफ नहीं होती तो न्यूटन कहाँ पहुंचा होता? क्योंकि न्यूटन की वाइफ की वजह से काफी सारे जो एक्सपेरिमेंट थे ना, उसके ऊपर पानी फिर गया था। ओके, आपने यदि उसका बायोग्राफी देखोगे तो पता चलेगा। इसलिए ऐसे याद रखो, न्यूटन की वाइफ डाइन थी। ओके, शायद इसलिए उसका सीजीएस यूनिट में उसका डाइन रखा होगा। नाउ उसका दूसरा सीजीएस में बनेगा किलोग्राम का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स को। बोलो कोई डाउट किसी को? No. अब न्यूटन और डायन का रिलेशन क्या है बताओ? चलो, हस्बैंड वाइफ का नहीं हो, क्या होगा? 10⁻⁵ 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁵ न्यूटन, अदरवाइज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ना याद रहे, काफी बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन कैसे आया सर? याद नहीं रहता हमें, हिंट बताओ। देखो 1 न्यूटन यानी कि किलोग्राम, मीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है, डाइन यानी कि ग्राम,
सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2 होता है। देखो सेकंड सेकंड तो सेम ही है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं? तो 10⁻3 10⁻3 मीटर। अब चलो ग्राम हो गया किलोग्राम का, मीटर को सेंटीमीटर, तो 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो 10⁻2। अब हो गया ग्राम सेंटीमीटर, तो 10⁻5। ना याद रहे तो ऐसे याद रख लेना, ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मार्क्स मत गवा नेक्स्ट। बोलो कोई डाउट किसी को? सेकंड लॉ में एग्जांपल बोलो, चलो न्यूटन्स के सेकंड लॉ के एग्जांपल। F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के एग्जांपल कौन बता पाएगा? बोलो। સર જ્યારે આપણે રમકો ક્રિકેટર બોલ કેચ કરે તો એનો હાથ પાછળની સાઈડ સ્વિંગ કરે. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो राइडिंग इसका ऑफ बाइसिकल, दूसरा एग्जांपल, राइडिंग ऑफ बाइसिकल। पहला एग्जांपल अभी मैंने बात की वो, ओके, एक काम करते उसको हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में ले लेते, इम्पल्स ऑफ फोर्स में ले लेते अभी ये एग्जांपल को, ओके। अभी एक टॉपिक बाकी है इम्पल्स ऑफ फोर्स, लेकिन उससे पहले जो अभी हम सीखे न्यूटन्स का सेकंड लॉ, ओके, उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, वैसा कुछ ज्यादा एम नहीं, लेकिन याद रखो टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो फर्स्ट, यदि फोर्स 0 जब होगा, एफ की वैल्यू 0 होगी, तो उसका मीनिंग एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए 0 हुआ। मास तो 0 हो नहीं सकता, यानी कि एक्सेलरेशन 0 हुआ। अब बोलो एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो। वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? यानी कि एफ इज इक्वल टू 0, जब तक हमने कोई फोर्स नहीं लगाया तब वेलोसिटी क्या रहेगी उसकी? सेम रहेगी। ये उसका फर्स्ट लॉ का फैक्ट हुआ। सेकंड, तो ये जो लॉ है वो वेक्टर लॉ है। तो वेक्टर लॉ है इसलिए उसका अलग अलग वेक्टर फोर्स है, जो समझ लो मैं उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, वाई डायरेक्शन का फोर्स, तो उसका रिजल्टेंट फोर्स ऐसे आएगा। यानी कि जो रूल्स हम वेक्टर के अंदर लेते थे, F1 एंड F2 इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स F, याद है ना सारे रूल्स भाई वेक्टर के? वो सारे रूल्स इसके ऊपर लागू होंगे। जैसे एक्स डायरेक्शन में है तो dpx by dt mx by dt। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? थर्ड, यानी कि सारे रूल्स जो वेक्टर के वो उसके ऊपर लगेंगे, बस इतना मीनिंग समझ लो इसका। थर्ड जो मीनिंग है वो क्या कहता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, एट अ टाइम एट अ इंस्टेंट उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। अब यदि एग्जाम्पल फॉर कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, ओके, उसका एक्सप्लेनेशन समझाता हूं मैं। ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन कैसे चल रही है? इस डायरेक्शन में। समझ लो मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा, फ्री फॉल करवाया, ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल करवाया, तो एक्चुअल में होगा क्या? देखो, तो जो ऑब्जेक्ट है, भले कार ट्रेन जो है वो ऐसे जा रही है, लेकिन उस ट्रेन इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रही है अभी? बताओ, फ्री फॉल में ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर से बॉल ऐसे फेंका, जब बॉल हवा में होगा तो क्या ट्रेन उसके ऊपर कोई फोर्स लगाती है? नहीं लगाती। इसका मीनिंग एक्सेलरेशन भी उसका नहीं लगेगा। तो कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा उसके ऊपर? बोलो। ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल, जो ट्रेन हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है उसकी कोई इफेक्ट होगी नहीं, खाली कौन सा होगा इफेक्ट? वर्टिकल इफेक्ट होगी। कॉन्सेप्ट क्लियर? इस वर्ड के ऊपर मत जाना क्योंकि वो कंफ्यूज करने वाले वर्ड है, कॉन्सेप्ट खाली समझ लो। और फोर्थ नंबर, मोमेंटम इंपॉर्टेंट नहीं है, मोमेंटम का चेंज इंपॉर्टेंट है। फोर्स के लिए F इज इक्वल्स नॉट P बाई T, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, इम्पल्स ऑफ फोर्स जिसको बोलते हैं। समझ में आया? इसके अंदर मोमेंटम की वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, मोमेंटम की वैल्यू का चेंज इंपॉर्टेंट है। यदि चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स 0 होगा, यदि चेंज नहीं हो रहा है तो फोर्स 0 होगा। यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज होना चाहिए। यदि मोमेंटम कांस्टेंट है, यदि मोमेंटम कांस्टेंट है
तो फोर्स कितना हो जाएगा 0। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। एक मिनट हाँ। अटेंडेंस ले लेता हूँ, अटेंडेंस ले लेता हूँ। क्या बात है, सारे स्टूडेंट आज तो प्रेजेंट है। चलो, एक काम था, हर्ष गेलानी हाँ सर। बेटा बोले कीर्तन ने कीजे मैंने कॉल करे। हाँ सर कही दईश। हाँ कीर्तन बरवाड़िया। हाँ सर। हाँ चलो, सो क्लियर है? हाँ सर। चलो तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल से, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं क्योंकि मुझे एक लेक्चर है थोड़ा नेक्स्ट। तो आज के जो लेक्चर में हमने समझा उसका फटाफट से सम अप कर ले। तो फर्स्ट हमने समझा फोर्स का डेफिनेशन। फोर्स यानी कि कोई ऐसी चीज जो मोशन को कोज कर रही है, मोशन का रीजन है। क्यों मोशन जनरेट हो रहा है तो उसका रीजन क्या है, तो फोर्स, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। रेगुलर डेफिनेशन क्या है, तो पुश और पुल ऑफ द ऑब्जेक्ट विच टेंड्स टू चेंज ऑफ मोशन। क्या क्या इफेक्ट हो रही है वो हमने देखा। रेस्ट पे हो तो मोशन में, मोशन पे तो रेस्ट पे, साइज से। एरिस्टोटल फॉलोसी, जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाओ तब तक वो क्या रहेगा, मोशन में कंटिन्यूस रहेगा। अनबैलेंस, बैलेंस फोर्स। गैलीलियो का ऑब्जर्वेशन देखा हमने कि यदि स्लोप पे डाल देंगे तो वो बाद में जब तक उतनी हाइट नहीं मिलेगी तब तक वो मोशन करता रहेगा। लेकिन ये दोनों रॉन्ग हुए, उसको राइट किया न्यूटन्स ने। लेकिन उससे पहले थोड़े कॉन्टेक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स देख लेते हैं। मस्कुलर, फ्रिक्शनल, ड्रैग, स्प्रिंग, नॉर्मल। नॉन कॉन्टेक्ट यानी कि कॉन्टेक्ट की जरूरत ना पड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने इनर्शिया के लिए समझे थे कि कोई ऑब्जेक्ट अपने अंदर चेंज लाने का अपोज करती है, जो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फर्स्ट लॉ, जब तक कोई फोर्स न लगाओ तब तक रेस्ट हो तो रेस्ट, मोशन में हो तो मोशन में। मोमेंटम यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। कार, बस का एग्जांपल याद रख लो समझने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने की। ये फेदर वेदर के एग्जांपल से बेहतर कार बस वाला एग्जांपल याद रखो। सेकंड लॉ, तो मोमेंटम का जो चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। डेरिवेशंस देखिए हमने बहुत इजी। 9th आज का जो समझा लेक्चर्स हुआ तो सारे 9th के कॉन्सेप्ट थे। थोड़ा सा ये टेक्स्ट बुक का कंसेप्ट था कि फोर्स जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेक्टर प्रोडक्ट है, और डायरेक्शंस की बात की, और मोमेंटम जो है वो चेंज इन मोमेंटम जरूरी है, राइट। खाली मोमेंटम के कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इलस्ट्रेशंस थे, समझाने थे, अच्छे थे न्यूमेरिकल, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं बच्चों। ओके।